विधवा जेठानी का देवर के साथ चक्कर। शीतल अपनी देवरानी की आरती उतारते हुए कहती है, हाओ रश्मि, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। रश्मि मुस्कुराते हुए कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और देखती है कि घर फूलों से काफी अच्छी तरह सजा हुआ था। ये देखकर रश्मि कहती है, वाह भाभी, घर इतना सुंदर सजा हुआ है, क्या सचमुच मेरे स्वागत की तैयारी है? मुझे तो विश्वास नहीं होता। बेटा, तेरी जेठानी का तेरे लिए प्रेम है, उसी ने ही सब कुछ किया है। अरे और वैसे पूरा घर हमारी बड़ी बहू ही संभालती है, सबका ध्यान रखती है वो। अरे माँ, अब तो छोटी भाभी भी आ गई हैं। अब तो शीतल भाभी को चैन की सांस लेने दो, वरना ये तो सारा दिन रोबोट की तरह काम करती रहती हैं। अब काम बढ़ जाएगा तो शायद भाभी हमारे साथ बैठकर कभी कभी कोई फिल्म भी देख सकेंगी। क्यों भाभी, अब तो आराम मिलेगा ना? हाँ माँ, अब रश्मि आ गई है तो भाभी का बोझ कम होगा। अरे बातें बहुत हो गई हैं, सुबह जल्दी उठना भी है। चलो सभी लोग जाकर अपने कमरे में आराम करो। विश्वनाथ के ऐसा कहने पर सभी लोग अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। रश्मि अपने पति से बातें करते हुए बातों ही बातों में कहती है, वैसे कल मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो आप मुझे बता दीजिए कि घर वालों को खाने में क्या पसंद है। मैं सबके लिए उनकी पसंद का खाना बना दूंगी। वैसे रश्मि, मुझे तो घर वालों की पसंद और नापसंद के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो भाभी से पूछ लेना। घर में किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। घर की सभी लोगों की हर छोटी बड़ी पसंद के बारे में भाभी जानती हैं। और सच कहूं तो भाभी जैसा बनना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अपने पति के मुंह से अपनी भाभी की इतनी तारीफ सुनकर रश्मि जल जाती है और मन ही मन सोचती है, मुझे समझ नहीं आता कि इस घर में मैं जब से आई हूँ तब से सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जेठानी जी की ही तारीफ कर रहे हैं। ऐसा भी क्या खास है उनमें? रश्मि सो जाती है। अगली सुबह जब उठती है तो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। कमरे में रश्मि के सिवा कोई नहीं था। तभी उसका फोन बजता है। उसकी माँ का कॉल है। वो रश्मि से कहती है, रश्मि बेटा, कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? देख रश्मि, ससुराल में पैर जमाना एक कला है। मैंने सुना है तेरी जेठानी विधवा है, पर सारा घर उसी की उंगलियों पर नाचता है। ऐसी औरतें बहुत शातिर होती हैं। वो अपनी बेचारगी का इस्तेमाल करके सबका दिल जीत लेती हैं और फिर नई बहू को नौकरानी बना देती हैं। तू अपनी जगह बनाना। रश्मि चुपचाप सुनती रहती है। तभी निखिल अंदर आता है। रश्मि निखिल को अंदर आता देखकर अपनी माँ को बाय करके फोन रख देती है। निखिल रश्मि के पास आता है और उसे उदास देखकर कहता है, क्या हुआ रश्मि, माँ की याद आ रही है? डरो मत, ये घर भी अब तुम्हारा ही है। हाँ निखिल, मैं भी यही सोचती हूँ। अब रश्मि तैयार होकर रसोई में पहुंचती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी शीतल वहां पर आ जाती है और कहती है, अरे रश्मि, तुम इतनी जल्दी रसोई में भी आ गई? हाँ मुझे पता है, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम पहली रसोई को लेकर बहुत एक्साइटेड। वैसे अगर तुम कहो तो मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज मैं अपने हाथों से ही सभी के लिए खाना बनाऊंगी। ठीक है रश्मि, तो तुम खाना बना लो। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं बाहर ही हूँ। ऐसा कहकर शीतल वहां से चली जाती है और घर के दूसरे कामों में लग जाती है। इधर रश्मि ने वेज पुलाव, मसालेदार कढ़ी पकौड़ा, फूली हुई गर्मा गर्म नान, अमृतसरी छोले, बूंदी का रायता और मीठे में बादामी हलवा बनाया था। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा होता है। रश्मि गर्व से सबको खाना परोसती है। ससुर जी पहला निवाला खाकर कहते हैं, अरे वाह बहू, रश्मि बहू, हलवा तो वाकई बहुत बढ़िया बना है। मेहनत साफ दिख रही है। शोभा, देखो हमारी छोटी बहू के हाथों में भी कम जादू नहीं है। हाँ पिताजी, रश्मि ने सुबह से 1 मिनट भी कमर सीधी नहीं की। बहुत दिल से बनाया है उसने सब कुछ। सच में रश्मि, हलवा तो एकदम लाजवाब बना है। अब तो मेरी दोनों बहुएं इस घर के 2 पहिए हैं। अब मुझे रसोई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शीतल, तू इसे धीरे धीरे सब सिखा देना। रश्मि देखती है कि सभी लोग खुश होकर तारीफ करते हुए खाना खा रहे हैं, लेकिन आर्यन चुपचाप खाना खा रहा है। ये देखकर रश्मि आर्यन से कहती है, देवर जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको कढ़ी कैसी लगी? मैंने खास आपके लिए ज्यादा पकौड़े डाले हैं। भाभी, खाना तो अच्छा है पर सच कहूं तो शीतल भाभी के हाथ की कढ़ी का कोई मुकाबला नहीं है। आपका खाना भी अच्छा है, पर भाभी जैसा स्वाद शायद ही कोई ला सके। ये सुनकर रश्मि का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। उसकी सारी मेहनत, सारा पसीना एक पल में बेकार हो गया। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका अपमान किया गया हो। रश्मि को अपनी जेठानी से अब और ज्यादा जलन होने लगती है। वो मन में सोचती है, खाना अच्छा होने के बावजूद भी देवर जी ने जेठानी जी की तारीफ की। ये लड़का जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहा है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद रश्मि सारे बर्तनों को इकट्ठा करके किचन में जाती है और सिंक में बर्तन धोने लगती है। तभी शीतल वहां आती है और कहती है, तुम रहने दो रश्मि, तुम अभी नई नई आई हो, ये बर्तन मैं धो लूंगी। तुम जाकर आराम करो। भाभी, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं कर लूंगी। वैसे भी आप तो सालों से ही इस घर को अकेले संभालते आई हो। अब मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये सारी जिम्मेदारियां जिंदगी भर आप खुद ही उठाना चाहती हैं क्या?
नहीं रश्मि, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हारा बोझ कम करना चाहती थी। आर्यन छोटा है, उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। उसे बस मेरे हाथ के खाने की आदत पड़ गई है। धीरे धीरे उसे तुम्हारे हाथ का स्वाद भी बहाने लगेगा। शीतल की बात सुनकर रश्मि मुस्कुरा देती है और बर्तन धोने लगती है और रश्मि फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब रश्मि की शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। एक दिन शीतल रश्मि दोनों मिलकर कपड़े धोती हैं और फिर कपड़ों को छत पर फैलाने ले जाती हैं। दोनों छत पर कपड़े फैलाते हुए बातें करती हैं। रश्मि शीतल से कहती है, वैसे भाभी एक बात बताइए, आपके पति को क्या हो गया था? उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी रश्मि, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम तो मेरी प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे थे। हमने तो बच्चों के नाम तक अपनी डायरी में लिख लिए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम वो ऑफिस से आ रहे थे और एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया। मेरा वजूद, मेरे सपने सब उसी ट्रक के नीचे को चल गए। अब तो बस उनकी यादें ही जीने का सहारा है। पति के बिना जीना भी कोई जीना होता है। मैं समझ सकती हूँ भाभी, शायद भगवान को यही मंजूर था। वैसे घर के सभी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और अब तो उनके साथ साथ मैं भी आपसे जुड़ गई हूँ। शीतल रश्मि की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। लगभग शाम हो रही थी, इसलिए वो दोनों नीचे उतर आती हैं और किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। तभी आर्यन वहां आता है। उसके हाथ में नथुलाल चाट भंडार का एक बड़ा पैकेट है। वो न तो माँ के पास जाता है, न ही रश्मि की तरफ देखता है। वो सीधे रसोई में शीतल के पास पहुंचता है और शीतल से कहता है, भाभी देखिए मैं क्या लाया हूँ। आपके लिए नथुलाल के यहाँ की पापड़ी चाट बहुत पसंद है ना? ये देखिए, आपके लिए खास तौर पर ज्यादा दही और सौंठ डलवा कर लाया हूँ। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो। आर्यन अपने हाथ से शीतल को चाट का एक बड़ा निवाला खिलाता है। शीतल मुस्कुरा कर खा लेती है। आर्यन की आंखों में शीतल के लिए एक अलग ही तरह का समर्पण दिख रहा है। रश्मि सिंक के पास खड़ी ये सब अपनी आंखों से देख रही है। तभी आर्यन रश्मि से कहता है, रश्मि भाभी आप भी खा लेना, ये रखा है, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर आर्यन वहां से चला जाता है। तब रश्मि मन ही मन सोचती है, ये क्या था? मैं तो इस घर की बहू हूँ, पर आर्यन ने सिर्फ जेठानी जी को अपने हाथों से चाट खिलाया, मुझे नहीं। ये सोचकर रश्मि अपने काम में लग जाती है। रात को रश्मि बिस्तर पर लेटी है, पर उसे नींद नहीं आ रही। वो अपनी माँ को फोन लगाती है और सारा हाल सुनाती है। ये सब सुनकर रश्मि की माँ कहती है, देख रश्मि, जो तू बता रही है वो मामूली बात नहीं है। ये विधवा औरतें बहुत शातिर होती हैं। समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए जवान देवरों को अपना गुलाम बना लेती। हाथ से चाट खिलाना, उसकी पसंद का ख्याल रखना, ये सब प्यार नहीं है, ये अफेयर के पक्के सबूत हैं। माँ, पर सब उन्हें देवी कहते हैं और निखिल भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए तो उनकी भाभी जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं। रश्मि अपनी माँ से काफी देर तक बातें करती है और फिर फोन रख देती है और सो जाती है। अगले दिन शाम को शीतल अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, मैं बाजार जा रही हूँ। हाँ बहू, ठीक है, तू जाकर ले आ। अब शीतल अकेली बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद निखिल आता है। रश्मि को एक सुंदर सी ड्रेस में तैयार हुआ देखकर कहता है, अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि एक बार तुमसे फिर से शादी कर लूं। आपने कहा था ना कि आप मुझे घुमाने ले चलोगे, इसीलिए मैं तैयार हूँ। अरे बातें ही बनाती रहोगे या चलोगे भी? फिर निखिल रश्मि को लेकर बाहर घूमने निकलता है। वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में पिज्जा, बर्गर, नूडल्स ये सब खाते हैं। वापसी में रश्मि की नजर सड़क के उस पार एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर पर पड़ती है। वहां के पारदर्शी शीशे से वो देखती है कि शीतल और आर्यन एक कोने वाली टेबल पर बैठे हैं। आर्यन बहुत हंस रहा है और अपनी चम्मच से शीतल को आइसक्रीम चखा रहा है। शीतल के चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान है जैसी किसी प्रेमिका के चेहरे पर होती है। रश्मि निखिल से कुछ नहीं कहती और मन ही मन कहती है, झूठी, घर पर बोल कर आई थी कि सब्जी लेने जा रही है और यहाँ देवर के साथ डेट बना रही है। ये तो सरासर पूरे परिवार के साथ धोखा है। ससुर जी को पता चलेगा तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद रश्मि निखिल के साथ घर पहुंचती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, जेठानी जी अभी तक नहीं आई क्या? नहीं बेटा, वैसे उसे गए काफी देर हो गई है, बस आती ही होगी। कल्पना ऐसा कह रही थी कि तभी शीतल वहां आ जाती है, लेकिन उसके हाथ में सब्जियां नहीं थी। कल्पना कहती है, अरे आओ आओ शीतल बहू, तुम सब्जियां ले आई क्या? माँ जी, बाजार में सब्जियां बहुत बासी थी और दुकानदार बहुत ज्यादा दाम मांग रहा था, इसीलिए मैं कुछ नहीं लाई। मैंने सोचा आज बेसन के गट्टे बना लेते हैं, सबको पसंद भी है और घर में बेसन रखा भी है। अरे चलो कोई बात नहीं बहू, बेसन के गट्टे बना लो। मुझे भी तुम्हारे हाथ बेसन के गट्टे की सब्जी पसंद है और साथ में लच्छा पराठा भी बनाना। हाँ हाँ पिताजी, मैं वही बना लेती हूँ। ऐसा कहकर शीतल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रश्मि को पिछले कुछ दिनों से कमजोरी और जी मिचलाने जैसा महसूस हो रहा है। उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि शायद वो माँ बनने वाली है। वो निखिल से प्रेगनेंसी किट मंगवाती है और सुबह उठकर टेस्ट करती है। वो प्रार्थना कर रही थी कि रिपोर्ट पॉजिटिव आए, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है। वो टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रश्मि उसके कमरे में आती है और प्रेगनेंसी की किट को देखकर और रश्मि को रोता हुआ देखकर सब कुछ समझ जाती है और कहती है, मत रो रश्मि, अभी तो तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, सब्र रखो। मेरी प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। इस घर में जल्दी ही किलकारियां गूंजेंगी। मुझे भी बच्चे की बहुत तड़प है। मैं चाहती हूँ कि इस घर का आंगन भर जाए।
ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे और रश्मि को प्यास लगती है। वो देखती है कि उसके रूम में रखे जग में पानी खत्म हो गया है, तो वो अपने आप से कहती है, अरे पानी तो खत्म हो गया, ऐसा करती हूँ कि किचन से जाकर ले आती हूँ। यही सोचकर रश्मि किचन में जाती है। किचन के दरवाजे पर पहुंचती है उसे कुछ फुसफुसाहट की आवाज आती है। वो दरवाजे के पीछे ही छुप जाती है और झांक कर देखती है तो शीतल और आर्यन आपस में बातें कर रही थी। रश्मि उसकी बातें सुनने लगती है। अरे पता है भाभी, हमारे रिश्ते को इतना समय हो गया है लेकिन अभी तक घर में किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन आर्यन, तुम भला ये बात कब तक घर वालों से छुपा कर रखोगे? तुम्हें घर वालों को सच बता देना चाहिए। हाँ पता नहीं भाभी, घर वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। जो भी हो, लेकिन मेरा फैसला तो अटल है। तुम चिंता मत करो आर्यन, घर वाले तुम्हारी खुशी के लिए आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। रश्मि उल्टे पांव अपने कमरे में वापस आ जाती है और लेटकर मन ही मन सोचती है। अच्छा, तो ये चल रहा है शीतल और आर्यन के बीच में। वैसे तो पूरे परिवार की नजर में देवी बनती है, लेकिन अंदर ही अंदर देवर से चक्कर चला रही है। शर्म भी नहीं आती। पता नहीं जिस दिन घर वालों को पता चलेगा उस दिन उन्हें कैसा लगेगा। यही सोचते हुए रश्मि सो जाती है। अगली सुबह रश्मि और शीतल दोनों रसोई में काम कर रही थी। तभी आर्यन आता है और कहता है, भाभी मेरी व्हाइट वाली शर्ट प्रेस करके रखी है क्या आपने? हाँ आर्यन, तुम्हारे कमरे में टेबल पर ही रखी है, जाओ पहन लो। थोड़ी देर बाद विश्वनाथ आते हैं और कहते हैं, अरे शीतल बहू, मुझे मेरी खाली पेट खाने वाली दवाइयां मिल नहीं रही हैं, जरा ढूंढ कर दे दे, वरना तू ही कहेगी कि मैंने दवाइयां नहीं खाई। हाँ हाँ पिताजी, मैं अभी ही देती हूँ। अब शीतल जाती है और अपने ससुर के कमरे से दवाइयां ढूंढ कर उन्हें दे देती है। फिर रसोई में आकर काम करने लगती है। तभी कल्पना वहां आती है और कहती है, बहू मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, अखबार पढ़ रही थी, जरा तू दे देगी क्या? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी ढूंढ कर ला देती हूँ। अब शीतल हॉल में जाती है और चश्मा ढूंढ कर लाकर अपनी सास को देती है। ये देखकर कल्पना शीतल से कहती है, शीतल बहू, तूने तो पूरे घर को संभाल रखा है, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। भगवान ऐसी बहू बड़ी ही किस्मत से देते, हम सबको तुझ पर बड़ा ही गर्व है। ऐसा कहकर कल्पना चली जाती है और शीतल अपने काम में लग जाती है। रश्मि ये सब देखकर मन ही मन सोचती है, बड़ी बहू इतनी भी अच्छी नहीं है माँ जी, उसके अंदर तो न जाने कितने ऐब छुपे रखे हैं। जिस दिन आपको पता चलेगा ना, उस दिन आप खुद ही कहोगी कि आपकी बड़ी बहू सिर्फ अच्छे होने का दिखावा करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि अपने पति के साथ डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने गई थी। वो डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलती है, तब निखिल उससे कहता है, रश्मि तुम इस बेंच पर बैठो, तब तक मैं दवाइयां ले आता हूँ। ऐसा कहकर निखिल दवाइयां लाने चला जाता है। रश्मि इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे सामने शीतल और आर्यन आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी। रश्मि एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है और देखने लगती है। दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। भाभी जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ये बहुत खुशी की बात है। बातें करते हुए वो दोनों रश्मि के सामने से निकल जाते हैं। तो रश्मि मन ही मन सोचती है, ये भगवान, कहीं ये दोनों यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने तो नहीं आए थे? थोड़ी देर बाद निखिल आ जाता है और वो लोग घर आ जाते हैं। उनके आने के थोड़ी देर बाद शीतल भी घर आ जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रश्मि देखती है कि शीतल कमरे में नहीं है, तो वो कमरे में जाती है और अस्पताल की रिपोर्ट ढूंढने लगती है। तभी उसे तकिए के नीचे एक लिफाफा मिलता है। वो उसी अस्पताल का है जहां रश्मि गई थी। वो रिपोर्ट निकालती है, लेकिन रिपोर्ट कुछ मिटी हुई थी, इसलिए साफ समझ में नहीं आती। रश्मि उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और अपने तकिए के नीचे रखते हुए मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और कहीं मेरी ये विधवा जेठानी प्रेग्नेंट तो नहीं है। ये रिपोर्ट ही इनकी असलियत बताने के लिए काफी है। ऐसी रात हो जाती है और पूरा गहरी नींद में सोया है। अचानक बिजली गुल हो जाती है। रश्मि को बहुत प्यास लगती है और वो रसोई की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी नजर अचानक सीढ़ियों के ऊपर जाती है। वो देखती है कि आर्यन ने शीतल को कमर से पकड़ रखा था और दोनों बातें कर रहे थे। ये देखकर वो अपना फोन निकालती है और उन दोनों का वीडियो बना लेती है और अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि तैयार होकर पार्लर के लिए निकल रही थी। तभी कल्पना से कहती है, अरे रश्मि बहू, कहीं जा रही हो तुम? हाँ माँ जी, जरा पार्लर जा रही थी। रश्मि बहू, पार्लर कल चले जाना, आज शीतल के सर में दर्द है तो जरा तुम रसोई संभालो। लेकिन माँ जी, मैंने पार्लर में पहले अपॉइंटमेंट ले रखा था। रश्मि बहू, शीतल बहू हमेशा ही सब कुछ संभालती, अगर उसके सर में दर्द है तो क्या तुम एक दिन रसोई नहीं संभाल सकती? अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो और जाकर खाना बना लो। अब रश्मि गुस्से से किचन में जाती है और खाना बनाते हुए मन ही मन सोचती है, जिसे देखो इस घर में शीतल के नाम की माला जपता है। तभी रश्मि देखती है कि उसके मोबाइल का चार्ज खत्म हो रहा था। रश्मि अपने आप से कहती है, अरे मोबाइल का चार्ज खत्म हो रहा है, ऐसा करती हूँ कि पहले से चार्ज में डाल देती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। ये सोचकर रश्मि अपना फोन लेकर अपने कमरे में चार्ज करने के लिए जा रही थी। तभी वो देखती है कि शीतल के कमरे में शीतल और आर्यन दोनों बैठे हैं। रश्मि चुप कर देखने लगती है और साथ ही वीडियो भी बनाने लगती है। आर्यन शीतल को एक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है, भाभी देखकर बताओ ये ब्रेसलेट कैसा लग रहा है? सचमुच आर्यन, ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर, इतना सुंदर ब्रेसलेट तो शायद ही किसी को गिफ्ट में मिला हो। भाभी से संभाल कर रख लो, वरना कोई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा।
रश्मि उन दोनों का वीडियो बना लेती है और वापस रसोई में आ जाती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। आज बुआ जी घर आई थी। सभी लोग साथ में बैठकर बातें करते हैं और शीतल सबके लिए नाश्ता लगाती है। नाश्ता करने के बाद बुआ जी कहती हैं, विश्वनाथ, कल्पना, कल सुबह हमारे कुल देवता की विशेष पूजा है। मैं चाहती हूँ कि बड़ी बहू शीतल की मुख्य कलश की स्थापना करे और पूजा में सबसे आगे बैठे। इसके कदम इस घर के लिए बहुत शुभ रहे। इसी के कारण यह घर आज तक जुड़ा हुआ है। लेकिन बुआ जी, जेठानी जी तो विधवा है और मैंने सुना है कि विधवा औरत किसी शुभ काम में नहीं बैठती। आप कहीं तो मैं और निखिल बैठ जाए पूजा में। रश्मि बहू, इन सब दकियानूसी बातों को हम नहीं मानते और वैसे हमारी बहू के कदम इतने शुभ है कि वो जो काम करती है वो सिर्फ शुभ ही होता है। हाँ, रश्मि माँ सही कहती हैं। वैसे भी बड़ी होने के नाते पूजा में बैठने का अधिकार सिर्फ भाभी को है, हमें नहीं। ये सारी बातें सुनकर अब रश्मि से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा होते हुए कहती है, बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। जिसे आप इस घर का भाग्य और शुभ कह रही हैं, वो असल में इस घर की सबसे बड़ी बदकिस्मती और कलंक है। ये विधवा जेठानी पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि इसका चरित्र मैला हो चुका है। रश्मि, तुम पागल हो गई हो? हाँ, होश में आओ, ये क्या कह रही हो? पागलपन मैं नहीं कर रही, पागल ये दोनों हमें बना रहे हैं। देखिए ये वीडियो, देखिए कैसे ये जेठानी जी रात के सन्नाटे में देवर के साथ रोमांस करती हैं। ऐसा कहकर रश्मि अपने मोबाइल के वीडियो सभी को दिखाती है और कहती है, ये विधवा प्रेग्नेंट है। मेरे पास अस्पताल की रिपोर्ट है जिस पर आर्यन के साइन है। ये सब्जी का बहाना बनाकर बाहर आर्यन के साथ डेट पर जाती है और आर्यन अपने हाथ से इसे आइसक्रीम खिलाता है और रसोई में ये दोनों आधी रात को बातें करते हैं। आर्यन इसे सुंदर ब्रेसलेट देकर सबसे छुपा कर रखने को कहता है। और तो और सीढ़ियों पर रात में भी इसे देवर के साथ रोमांस करने में डर नहीं लगता। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को, इस घर की इज्जत को नीलाम करते हुए। रश्मि की बात सुनकर हॉल में खामोशी छा जाती है। शीतल खड़ी खड़ी कांप रही है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए रश्मि से कहती है, रश्मि, पति के चले जाने से मेरा सुहाग उजड़ा है, मेरा आत्मसम्मान नहीं। विधवा होना मेरी किस्मत थी, लेकिन मेरा चरित्र क्या है ये मेरी परवरिश और मेरी नियति तय करती है। जो तुम कह रही हो वो ठीक नहीं है। तभी आर्यन आगे आता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा था। वो गुस्से में लाल पीला होते हुए कहता है, भाभी, बोलने से पहले आपको एक बात सच तो जान लेना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि सच जानकर आपको शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा, शर्मिंदा मुझे होना चाहिए, आप दोनों को नहीं? मुझे यकीन नहीं आता कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि सबूत मिलने के बाद भी अपनी गलती ना माने। भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। वैसे बात सिर्फ मेरी होती तो मैं आपको कोई सफाई नहीं देता, लेकिन बात मेरी माँ जैसी भाभी की है, इसलिए मैं आपको सफाई जरूर दूंगा। उस दिन मैं भाभी के कमरे में गया और मैंने उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सारी बातें बताई। भाभी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। कॉलेज में हम दोनों साथ थे, लेकिन वो बहुत गरीब है, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं घर में उसके बारे में बात कर सकूं। मुझे पता है माँ और पिताजी नहीं मानेंगे। अरे नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम मिलकर उन्हें मनाएंगे। वो बात की बात है भाभी, पहले आज आप उससे मिल तो लो। मैंने उसे आइसक्रीम पार्लर में बुलाया है, आप किसी बहाने से वहां आ जाना। भाभी सब्जी लेने के बहाने से मेरे कहने से ही झूठ बोलकर आइसक्रीम पार्लर आई थी और वहां भाभी के और मेरे साथ पायल भी मौजूद थी, जिसे आपने नहीं देखा। चलो माना कि आइसक्रीम पार्लर में आपने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए जेठानी जी को बुलाया था, लेकिन जो किचन में आप दोनों की बातें मैंने सुनी कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो क्या था? उस दिन अचानक पायल का फोन आया था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो मुझसे बात करना चाहती थी। घर में किसी को पता न चले, इसलिए मैं किचन में जाकर पायल से बात करने लगा। तभी भाभी पानी पीने आई और मुझे देखकर बोली, अच्छा, तो छुप छुप कर यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से बातें हो रही हैं? हाँ भाभी, लीजिए, आप भी पायल से बात कीजिए। फिर भाभी ने भी पायल से बात की। फोन रखने के बाद हम दोनों पायल और मेरे रिश्ते के बारे में ही बात कर रहे थे और आपको लगा कि मैं भाभी और अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि किचन में आप दोनों की बातों से मुझे गलतफहमी हो गई हो, लेकिन मैंने आप दोनों को खुद ही अस्पताल में एक साथ देखा था। और तो और मैंने उस फाइल में जेठानी जी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी पॉजिटिव देखी थी। रुको, मैं अभी फाइल लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि अपने कमरे में जाती और अपने तकिए के नीचे से प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आती और निखिल के हाथों में देते हुए कहती है, ये देखो निखिल, तुम खुद ही पढ़ लो। निखिल रिपोर्ट को खोलकर पढ़ता है और रश्मि को दिखाते हुए कहता है, हाँ रश्मि, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट जरूर है, लेकिन इसमें तो किसी कृतिका का नाम है। रश्मि भी रिपोर्ट लेकर देखती है तो निखिल सच कह रहा था। तब आर्यन कहता है, हाँ भाभी, कृतिका पायल की बड़ी बहन है। पायल अकेली हॉस्पिटल जा रही थी और उसे डर लग रहा था, इसलिए मैं और भाभी भी पायल के साथ कृतिका का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने वहां गए थे। और वो जो उस दिन तुम शीतल भाभी को ब्रेसलेट देकर कह रहे थे कि इसे छुपा दो वरना घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, वो क्या था? भाभी, आपको उससे पहले की बात भी सुनना चाहिए था जब मैं ये कह रहा था। देखिए भाभी, मैं पहली बार पायल के लिए इतना सुंदर गिफ्ट लाया हूँ। बस आप बता दीजिए कि वो कैसा है। अगर आपको पसंद आया तो पायल को भी बहुत पसंद आएगा। कल हमारे रिश्ते की एनिवर्सरी है और इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। और मैं पायल के लिए लाया हुआ ब्रेसलेट ही शीतल भाभी को छुपा कर रखने के लिए कह रहा था। ये सब सुनकर रश्मि काफी आश्चर्यचकित होती है और फिर वो और बात को याद करते हुए आर्यन से कहती है, अगर ये सब कुछ सच नहीं है तो वो क्या था जो मैंने उस दिन सीढ़ियों पर देखा था?
वो भी एक झूठ था भाभी, जो आपकी आंखों ने देखा। उस दिन मैं अपने कमरे में जा रहा था और भाभी नीचे उतर रही थी, तभी अचानक उनका पैर फिसला और वो गिरने वाली थी। मैंने उन्हें पकड़ लिया और उसी समय आपने हमें देखा होगा और ये वीडियो भी बनाई होगी। अब रश्मि की आंखों के सामने सारी बातें साफ हो रही थी। तभी कल्पना कहती है, शर्म आनी चाहिए बहू तुझे, आर्यन और शीतल बहू के बारे में ऐसी बातें करते हुए। माँ सही कह रही है रश्मि, बिना सोचे समझे तुमने आर्यन और भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि तुम्हें अपनी पत्नी कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। एक मिनट, ये तो सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ आर्यन की आज तुम दोनों की सुबह क्या बात हो रही थी? आर्यन, ये बात रश्मि को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब बताओ क्या पता नहीं चलना चाहिए मुझे? आर्यन अंदर जाता है और एक सुंदर चॉकलेट केक लेकर आता है जिस पर मोमबत्तियां लगी हुई थी और रश्मि का नाम लिखा हुआ था। आर्यन केक टेबल पर रख देता है और कहता है, भाभी आज रात को आपका जन्मदिन है। शीतल भाभी ने ही कहा था कि हम आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान करेंगे ताकि आपको एहसास हो कि घर आपका भी है। वो जो आपने सुना कि किसी को पता न चले, वो आपके इसी केक और सरप्राइज पार्टी के बारे में था। हम नहीं चाहते थे कि आपको पहले से पता चले। ये सब सुनकर रश्मि के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ के उन साजिशी शब्दों को याद करती है जिन्होंने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। वो दौड़कर शीतल के चरणों में गिर जाती है और उसके पैर पकड़कर फफक फफक कर रोने लगती है और जोर से कहती है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं, मैंने सबका सर झुका दिया। शीतल उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और प्यार से समझाते हुए कहती है, तुमने जो कहा वो गलत था, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। शक का कोई इलाज नहीं होता, पर प्यार का है। तुम मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। ये सब कुछ देखकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। तब बुआ जी कहती हैं, वैसे आर्यन, इन सब में देखा जाए तो गलती तेरी ही है, इसीलिए अब तो अपनी गलती सुधार और पायल को पूरे परिवार वालों से मिला। और भैया भाभी बच्चों की खुशी में हमारी खुशी, इसलिए अमीर और गरीब को भूलकर पायल को अपने घर की बहू स्वीकार कर लेना। और हाँ, पूजा में अभी 15 दिन बाकी है। जब आप लोग आओ तो अपनी दूसरी बहू को भी अपने साथ लेकर आना। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर बुआ जी वहां से चली जाती हैं। अब आर्यन अगले दिन ही अपने परिवार वालों को पायल के घर लेकर जाता है और इस तरह आर्यन और पायल का रिश्ता पक्का हो जाता है और थोड़े दिनों के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है और पायल बहू बनकर आर्यन के घर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कल्पना अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे बहू, आज बुआ जी के यहाँ पूजा है और हम सबको वहाँ जाना है। सभी लोग तैयार होकर शाम को बुआ जी के यहाँ पूजा में पहुंचते हैं। बुआ जी छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, आज इस घर की तीनों बहुएं साथ, जाओ अब तुम तीनों पूजा में बैठो।